हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएडबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सीटेट और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज के, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या फिर विचार मानचित्रण। देखिए वापस से यहाँ पे ABCD में लिखा है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक लाइन में लिखना चाहिए था वैसे कि नीचे दिए हुए जो भी हैं उसको इसमें आपको ABC करके आपको आंसर देना है, बट समटाइम्स नहीं दिया रहता है। तो ये आपको जो है अपने आप से ध्यान रखना है, तो कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे भी ABCD में लिखा है, यहाँ पे भी ABCD लिखा है, तो किसी भी एक पे टिक मार के आ जाएंगे। या फिर यहीं पे देखेंगे हाँ क्षेत्र भ्रमण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्षेत्र भ्रमण B ऑप्शन मार के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आंसर आपका डाउन साइड से आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, केवल BC, केवल D, ABCD चारों भी, या फिर केवल A और B। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे ही ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि जो है अपने पर्यावरण की अगर हम बात करें तो परियोजना का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, क्षेत्र भ्रमण होता है, जर्नल लिखना होता है, विचार मानचित्रण होता है, ये सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन C है, यानी कि ABCD चारों ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, या फिर एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है, या फिर आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो बराबर से लिखा है कि इनमें से जो है सही कथन बताओ, लेकिन पहले वाले पे नहीं लिखा था। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि भाई ऑप्शन A, ऑप्शन B या फिर C या फिर D, कौन सा वाला जो है वो अप्रोप्रिएट है। यानी कि सारे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो जहाँ तक हम बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो एक एक करके पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा इसमें से होता है, कौन सा नहीं होता है। तो भाई पहला जो है कि भाई फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही है ये बात। B कहता है कि भाई इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट के जला देते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है कि भाई जो भी वहाँ पे जो भी कचरा टाइप का मटेरियल रहता है, यानी कि गेहूँ अगर इतना इतना उगा है उसमें से इतनी इतनी गेहूँ जो हम काट के लेके जाते हैं, बाकी खेत में इतना छोड़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है वो जला दिया जाता है साथ में। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये कई हद तक भी सही नहीं है, क्योंकि ये नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाई भिन्न भिन्न प्रकार की एक ही खेत में जो है फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन आपका A, B। कुछ वर्षों तक भूमि को खुला छोड़ देते हैं, बांस खरपतवार को ये लोग जला देते हैं, और 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें भी ये लोग उगाते हैं। तो A, B, D ऑप्शन आपका जहाँ कहीं भी है, ये आपका यहाँ पे है B में, इसलिए आपका B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है, जो डायरेक्टली जो है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके जो है सेंटर पॉइंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है वो कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल जो है वो नहीं है। मतलब पहले से जो है वो निर्धारण कर लो, ये किसी टाइप का एक जो है वो कौशल नहीं है कि भाई आंसर ये आने वाला है या फिर वो होने वाला है। ठीक, तो ये जो है वो हम नहीं ले सकते हैं निर्णय, है ना, निर्धारण नहीं कर सकते हैं भैया यही आने वाला है। ठीक, पूर्वानुमान हम कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, ज्यूम कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन निर्धारण कैसे कर लेंगे कि भाई यही होगा। ठीक, तो ये जो है वो सेंटर पॉइंट इसका नहीं है बिल्कुल भी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई राधा जो है वो विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। अब ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे यात्रा जो है उसकी लागत भिन्न होती है,
या फिर यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर की जाती है, या फिर सार्वजनिक परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हमें जो है वो टिकट चाहिए, या फिर आरक्षण जो है वो इसकी प्रक्रिया को समझ। आपका यहाँ पे पूछा है कि भाई सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है, सी और डी, ए और डी, ए और सी, या फिर बी और सी। देखिए अधिक से अधिक इस बार जो क्वेश्चंस है इस प्रैक्टिस सेट में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको दिए हैं वो आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको जो है वो चूज़ करना है कि भाई कौन कौन से इसमें से जो है वो सही है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं सही ऑप्शन की। तो ये जो आपका हो जाएगा, अभी अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे यात्रा की लागत जो है वो भिन्न होती है। हमें पता है कि भाई अलग अगर स्टेशन से अलग स्टेशन जाना है तो उसका जो है वो टिकट भी जो है वो डिफरेंट रहेगा। ये नहीं कि आपको यहाँ से कहीं और जाना है तो उसका भी टिकट सेम रहेगा। लाइक सपोज़ मुंबई टू यूपी अगर आपको आना है तो टिकट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर आपको यूपी से दिल्ली जाना है तो उसका टिकट तो डिफरेंट रहेगा ना। सिंपल सी चीज़ है, और उसका जो है वो लागत भी भिन्न रहेगी, यानी कि जो आपका पैसा लगेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर होती है। तो जी बिल्कुल भी नहीं। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, तो बिल्कुल हमको तो लगता नहीं भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई टिकट तो हमें चाहिए ही रहता है, किसी से भी आप जाओ, चाहे सार्वजनिक से जाओ चाहे प्राइवेट से जाओ। ठीक, तो ये भी जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो ये हम कहीं ना कहीं हद तक कह सकते हैं भाई आरक्षण प्रक्रिया की जो समझ है ये हम इससे सीख सकते हैं थ्रू टिकट्स, कि कैसे भाई आरक्षण मिलता है। देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर, एसी, थर्ड एसी, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सब पता होगा आपको। तो यहाँ पे जो है हम आरक्षण की प्रक्रिया समझ सकते हैं। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे उसकी जो लागत होती है वो भी भिन्न होती है। ये जो ए और डी है यही आपका जो है वो सही है। तो ए और सी यहाँ पे दिया है, ए और डी यहाँ है, तो बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो भाई अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, या फिर शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेके आएँ, या फिर शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे आपसी संकेतों का उपयोग करें और निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि भाई प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको अगर मानचित्र शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना है तो वो भाई अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश की मानचित्र बनाए और वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पे जो है वो ध्यान केंद्रित करें, कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक, सबसे बेस्ट यही होगा कि अभी आपके आस पड़ोस का जो है ना वो डायग्राम आप बना लो और उसको जो है वो ऑब्जर्व करो और उस पर जो है वो ध्यान को जो है केंद्रित करो, कॉन्सेंट्रेट करो। उससे जो है आपको पता चलेगा काफ़ी चीज़ें कि भाई यहाँ पे ये ऐसे 4 रोड आते हैं, यहाँ पे 3 रोड आते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले निकटतम परिवेश का मानचित्र होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट हमारा कि भाई कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि भाई उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उससे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो देखिए अध्यापिका माहिका जो है उनके अनुसार विद्यार्थी अपने आसपास के पौधों को अच्छी तरीके से अवलोकन करें और उस जगह को भी वो पौधे उगाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई हो, पत्तियां, गंध, ये सब उगने के स्थानों में अंतर का भी अवलोकन करें। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि भाई जो है ना जहाँ पे भी वो पौधों का अवलोकन कर रहे हैं वो सार्थक अधिगम होना चाहिए, है ना। मतलब उससे कुछ बच्चे को सीखने मिलना चाहिए, ये नहीं खाली बस लर्निंग करा दिए हैं। तो भाई उसकी ऊंचाई जो है, पत्तियाँ जो है, उसका गंध कैसा है, उगने के स्थान में उसके अंतर क्या है, मतलब रेड मिट्टी में उग रहा है, ब्लैक मिट्टी में उग रहा है, या फिर उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, पत्तियों की शेप कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, खुशबू कैसी है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें जो है वो उसके अंतर जो है मतलब स्थानों के अंतर में मतलब डिफरेंशिएट प्लेस जो भी है आपके यहाँ पे उग सकता है, यहाँ पे इस मिट्टी में नहीं उग सकता है, कोई चीज़ें जो बालू वाली मिट्टी में उग सकती है, कोई जो है नॉर्मल मिट्टी में उगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंशिएट करती है और इसको जो है वो ऑब्ज़र्व करना बच्चे को सबसे बेस्ट प्रोत्साहित कर सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, या फिर विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना, या फिर सीखने वाले प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ये यहाँ पे बात करें अगर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो है वो संबंध जो है वो स्थापित करना और उस जो है वो सब्जेक्ट से उसको जो है वो जोड़ना। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि सीखने वाले जो भी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है इससे जो है वो इसे जोड़ना। तो ऑप्शन डी जो है वो ये आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को जो है वो, किस स्किल को जो है वो प्रमोशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, हम इसे प्रमोट कर पाते हैं? तो साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्राथमिक स्तर पे मानचित्रांकन अगर सिखा रहे हैं तो यहाँ पे शिक्षार्थियों में सबसे पहले तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध का जो ज्ञान होना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी जो है ये जो है वो मैप रीडिंग जो है इसको सीखने में जो है वो बढ़ावा देगी बच्चों को। क्या? सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। आइए देखते हैं एक तालिका यहाँ पे दी गई है, इस तालिका में क्या कहा गया है। पेट्रोल का मूल्य जो है वो लीटर में यहाँ पे दिया गया है जून 2007 में, जो कि 47.74 था और 74, और दिसंबर 2014 में ये 61.33 था, और डीजल का मूल्य इसी 2007 में 35.21 और दिसंबर 2014 में ये 50.51 था। अब ये बात करते हैं आगे। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपने नोटबुक में ये लिखता है कि पेट्रोल जो है वो डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, या फिर पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशतता जो है वो अधिक है, या फिर डीजल जो है वो सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन जो है इससे चलता है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ जो है वो खरीदनी चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कहना चाहती है? बच्चा जो है वो ये कहना चाहता है कि भाई जो विद्यार्थी आपका देवमीत है ना, ये अपने नोटबुक में लिखता है कि भाई डीजल जो है वो सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इसी से चलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि डीजल सस्ता है, इसीलिए जितने भी आपको अगर आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स दिख जाएंगे, बसेस है या फिर ट्रेन्स है, ये आपको मतलब ट्रेन्स नहीं सॉरी, डीजल सस्ता है इसलिए जो है सार्वजनिक मोस्टली सार्वजनिक परिवहन जो आपके हैं ये इसी से जो है वो चलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ये तो बिल्कुल सही है। अब डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है इसलिए क्या करना चाहिए, लोगों को जो है वो डीजल भी खरीदना चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो है सी और डी दोनों भी इसके हिसाब से जो है वो सही है, ये जो बच्चा अपने नोटबुक में लिखता है। अब ये बात सही है कि पेट्रोल जो डीजल से अधिक अपेक्षा महंगा है, तो ये इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करेगा। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य की वृद्धि की प्रतिशतता अधिक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी और डी, जो इस बी ऑप्शन में है आपका, यहाँ पे सी और डी आपके बी ऑप्शन में, तो ये बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना था कि भाई सही वाला इसमें से कौन सा है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए कूट का है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़कर। तो मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो यहाँ पे केवल बी, केवल डी, केवल ए और बी, केवल बी और सी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखा जाए तो भाई आइए देखते हैं यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागम जो होते हैं, मूर्त से अमूर्त हो सकते हैं, सरल से कठिन हो सकते हैं और स्थानिक से वैश्विक, ये सब का जो है अनुपालन किया जाना चाहिए, ना कि अमूर्त से मूर्त, यानी एब्स्ट्रैक्ट से आप आ रहे हैं किस पे, एक कॉन्क्रीट पे, तो वो नहीं होना चाहिए। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी और सी जो है ना, ये इसे छोड़ के, तो आपका बी और सी कौन सा दिया गया है यहाँ पे? बी और सी में दिया है स्थानिक से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कोई नहीं आता है वापस, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम जाते हैं, और स्थानिक से वैश्विक, ठीक है, मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं डे टू डे लाइफ का रिलेट करके, दैट इज़ ओके, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब यहाँ से हम विदेश जाकर तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, यहीं से एक्सपीरियंस करें, मतलब अपने डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, यहाँ से उसको हम समझ सकते हैं।
कक्षा में बैठे बैठे विदेश तो नहीं चले जाएंगे। तो केवल बी और सी को छोड़ के भैया बाकी सब सही है, यानी कि मूर्त से अमूर्त, हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, सरल से कठिन यानी कि जो है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो भाई इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। भाई पाठ्यक्रम का भार जो है वो कम करने के लिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, या फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या फिर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश जो है वह प्रदान करने के लिए। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें होती है ना, उसकी संस्तुति न करने का प्रमुख कारण यही है कि भाई संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश जो है वो उनको प्रदान करना। क्या करना, संदर्भ युक्त जो अधिगम है उसका जो है वो उनको एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों के जो है वो फ्लैश कार्ड दिखा दिए जाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में विद्यार्थियों को जो है वो एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए और बोले भाई कि वो लोग अपना बना बना के देखें। तो विद्यार्थियों से पूछे कि भाई उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। सबसे बढ़िया तो ऑप्शन यही लगता है। विद्यार्थियों से कहें कि भाई अपने परिवार के भोजन के बारे में एक सूचना जो है वो एकत्रित करें। ये सबसे बेस्ट तो यही होगा कि अभी अपने चौथी के बच्चे हैं ये, ठीक, विद्यार्थियों को हमारे देश की जो भोजन की सांस्कृतिक विधाएँ पढ़ानी है, तो विद्यार्थियों को सबसे बेस्ट तो यही बोलें कि भाई देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में। देखिए अगर फर्स्ट सेकंड का बच्चा होता ना तो ये अप्रोप्रिएट रहता कि वो उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद उस पर डिस्कशन करना। किसके लिए अप्रोप्रिएट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर यहीं पे बात आ जाती थी थर्ड एंड फोर्थ की, तो हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। देखिए वो जो है थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो इसको पढ़ाने के लिए यहाँ पे पूछा कि फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए, तो फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए हम सबसे बेस्ट यही कर सकते हैं कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में, यानी कि जैसे गोवा के लोग जो है वो फिश और राइस ज़्यादा खाते हैं, यूपी के लोग जो है आप कह सकते हैं भाई रोटी ज़्यादा खाते हैं, ऐसे ऐसे अपना डिफरेंट सबका खाद्य है। तो फिर ये सब जो है विद्यार्थियों को बोलना कि भाई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि भाई इसको जो है डिफरेंशिएट करके अलग अलग राज्यों के लोग क्या क्या खाते हैं वो भाई डिफरेंशिएट करके बनाओ और उससे लेके आओ, फिर उससे जो है अवलोकन करो, समझो। ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई अधिकांश पक्षी जो है अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये देखते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इनके कान जो है वो ढके होते हैं और वो सिर्फ उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पे फोकस कर सकते हैं। तो भाई एग्जैक्टली इसका आंसर जो आपका है ना कि भाई जो इनके पक्षी होते हैं, मतलब जो भी पक्षी होते हैं, इनके जो नेत्र होते हैं ना, नेत्र ये हिला नहीं सकते, ये स्थिर होते हैं। ठीक, अब हम ही की आँख है तो हम क्या हिला पाते हैं क्या इसको, मतलब पुतलियाँ जो है हम हिला लेते हैं, आइस को यहाँ वहाँ रोटेट कर लेते हैं, ऐसे से देख सकते हैं। ठीक, अब उनकी जो है ना आँख सिर होती है, अब उनको ये यहाँ का चीज़ देखना है तो उनको जो है वो सिर हिलाना पड़ता है डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ पे जो अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। और जब घूम नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली नेत्र नहीं घूम सकते तो सिर तो घुमा ही सकते हैं ना भाई। अब हमको अगर पीछे का नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, सिर घुमा के पीछे देखते हैं। लेकिन हमको वैसे भी मतलब सीधे अगर हैं तो साइड का हमें दिखता है, लेकिन पक्षियों का ऐसा नहीं है, तो उनको जो है वो सिर घुमा के देखना रहता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उनकी जो पक्षियों की पुतलियाँ होती है ना, नेत्र होते हैं, वो स्थिर होते हैं, दैट इज़ वाई। अगला क्वेश्चन है कि भाई रीना जो है वो आम पसंद करती है, बड़ी बढ़िया चीज़ है ये तो वो इन्हें जो झाड़ी के लिए संरक्षित भी वो करना चाहती है, मतलब अभी तो पसंद करती है, अब उसको जो है वो नेक्स्ट विंटर्स के लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करने का है, उसको जो है वो रखने का है भाई कि खाना है मुझे बाद में। तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है वो संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त है। अचार और आम का पापड़ बना दे, या फिर जूस तैयार करके वायुरोधी डिब्बे में जो है वो एयर पैक कंटेनर में उसको रख दे, या फिर प्लास्टिक की थैली में रख दे जो कि ख़राब ही हो जाता है भाई। रेफ्रिजरेटर में वंचित करना, भाई रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रख के खाओगे तो मतलब बोलते हैं ना हेल्थ और बिल दोनों आपका जाएगा।
तो यहाँ पे भाई सबसे बेस्ट तो यही है कि भाई उसको संरक्षण करने का है उसको, तो फिर ये सबसे बढ़िया तरीका होगा कि वो उसके अचार बना ले, आम के पापड़ बना ले और फिर भाई विंटर में भी उसका मज़ा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भाई केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मैप आपने नहीं किया है कभी तो भाई याद रखिएगा, मैप अगर नहीं करेंगे तब तो एक नंबर आप गवा के आएंगे। केरल कहाँ है? केरल ये रहा आपका, ये केरल है, ठीक। अब इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे निकटवर्ती यानी कि यहाँ पे जो आपका राज्य आता है वो है आपका तमिलनाडु, और उसी के बाजू में यहाँ पे अगर ऊपर अगर हम देख ले तो यहाँ पे जो है आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक। अब इस साइड वगैरह अगर आप जाएंगे तो आपका कर्नाटक वगैरह आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्नाटक का जो ऑप्शन दिया, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र दिया है और महाराष्ट्र जो है यहाँ पे आता है आपका, ठीक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक बिल्कुल नहीं आएगा। केरल के निकटवर्ती, तो केरल के नज़दीक जो है वो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।